नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाजार में बिकवाली का दबाव जारी, सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली, रियलिटी इंफ्रा ऑटो शेयरों में दबाव। दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों को ईवी में बदलने की सिफारिश, ओला उबर को अपनी फ्लीट को ईवी में बदलना होगा। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। पॉलिसी का मकसद दिल्ली प्रदूषण से हटाना दिल्ली को। किसानों की आय दुगना होने के करीब पहुंची मोदी सरकार। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र का दावा, महंगाई को देखते हुए एमएसपी बढ़ाना था जरूरी। भारत की सौगात दिल्ली टू मेरठ। अब सिर्फ 1 घंटे में पीएम मोदी ने दिखाई देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी। इजरायल और भी भयानक युद्ध के लिए तैयार, मोर्चे पर तैनात सैनिकों का नेतन्याहू ने बढ़ाया हौसला। इधर बाइडेन ने हमास और पुतिन को बताया लोकतंत्र का दुश्मन। पैसे लेकर सवाल पूछने में बढ़ सकती है महुआ मोइत्रा की मुश्किलें, उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी बने सरकारी गवाह। धर्मशाला में न्यूजीलैंड भारत मैच में हार्दिक पांड्या रह सकते हैं बाहर, अभी चल रहे चोट की निगरानी। इधर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में घनघोर मुकाबला जारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ इस ट्रेन में सफर भी किया। इस ट्रेन की व्यवस्था संभालने में महिलाओं की खास भूमिका रहेगी। देखिए इस ट्रेन के उद्घाटन की तस्वीरें और जानिए नमो भारत की विशेषताएं दीपाली नंदा की इस रिपोर्ट में। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 180 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की क्षमता रखने वाली पूरी तरह से मेक इन इंडिया नमो भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ रूट पर चलने वाली देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत का उद्घाटन किया और स्कूली बच्चों के साथ इस ट्रेन में सफर भी किया। खास बात ये है कि इस ट्रेन में ड्राइवर से लेकर के दूसरे कर्मचारी महिलाएं हैं। आपको बता दें कि मेट्रो की तरह नमो भारत में भी एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्रधानमंत्री ने इसे नारी शक्ति की तरफ बढ़ते कदम का प्रतीक बताया है। आज मां कात्यायनी के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं और ये भी बहुत विशेष है कि इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। इस ट्रेन में हर सीट पर ऑनबोर्ड वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर कोच में सीसीटीवी कैमरा लगा है। साथ ही ये ट्रेन दिव्यांग फ्रेंडली भी है। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के बावजूद नमो भारत का सफर सस्ता होगा। इस ट्रेन में स्टैंडर्ड और प्रीमियम 2 तरह की कोच है। स्टैंडर्ड कोच में न्यूनतम किराया 20 रुपए और अधिकतम किराया 50 रुपए है। वहीं प्रीमियम कोच में ये 40 रुपए से लेकर 100 रुपए है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आने वाले दिनों में नमो भारत अर्बन कम्यूट की सूरत बदल देगी। मेट्रो निर्माण कार्यों में अन्य देश हमसे काफी आगे थे, लेकिन अब हमने केवल उनके बराबर ही नहीं पहुंचे हैं, बल्कि हम जल्द ही उनसे आगे निकलेंगे। 2-3 वर्ष में भारत अमेरिका के पीछे छोड़कर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में से सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम बनने जा रहा है। ये ट्रेन पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। फिलहाल साहिबाबाद से दोहाई का सेक्शन आम जनता के लिए शुरू हो रहा है। अगले 6 महीने में ये रूट मेरठ तक ऑपरेशनल हो जाएगा।
दीपाली नंदा, दिल्ली। और नमो भारत से कैसे बदलेगा अर्बन ट्रांसपोर्ट की तस्वीर, आज का कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी खास चर्चा शाम 5:57 पर। मोदी सरकार किसानों की आय दुगना करने के लक्ष्य के करीब पहुंच गई है, ये दावा है नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद्र का। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से खास बातचीत में रमेश चंद्र ने कहा कि सरकार का एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला बढ़ते इनपुट कॉस्ट और इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से किसानों का भला नहीं हो सकता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नीति आयोग के मेंबर श्री रमेश चंद्र जी। सर, सीएनबीसी आवाज में आपका स्वागत है। जो कल हाईएस्ट एवर वीट के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई मोर देन 7%, इससे क्या एक मैसेज जा रहा है, सरकार मैसेज क्या देना चाहती है? सर नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आज तक कभी 7% इंक्रीज नहीं हुआ। ये ग्लोबल सिचुएशन 2006 और 9 के बीच में भी एक ऐसी बनी थी। यदि उस पे आप इंक्रीज देखो तो कुछ वर्षों में परसेंट इंक्रीज 7% से भी ज्यादा था। तो यदि आप इन तीनों फैक्टर्स को देखें, इनपुट का प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस और जो एक मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, क्योंकि एमएसपी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो रूलिंग मार्केट प्राइस है वो उससे बहुत नीचे हो जाए। यदि वो बहुत नीचे होगी तो फिर गवर्नमेंट कुछ भी पीडीएस वगैरह के लिए नहीं खरीद पाएगी। हमें पीडीएस को भी रन करना है, फार्मर को भी बेटर प्राइसेस देना है। तो मैं ये कहूंगा कि ये सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हैं, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हैं, उनकी वजह से ये इंक्रीज देना जो है बहुत जरूरी था। मोदी सरकार जब आई थी तो फार्मर्स के इनकम को डबल करने की बात हुई थी। कितने हम करीब पहुंचे हैं अगर हम फार्मर की डबल इनकम करने की बात करें तो? एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम जिसको कहते हैं, उसमें जो इंक्रीज हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक कभी इस तरह की इंक्रीज हुई ही नहीं। प्लस उसमें देखो 6,000 रुपया साल किसानों को एक वो भी मिलता है। फिर उसके साथ साथ जो हमने कांस्टेंट प्राइस पे इंक्रीज इन इनकम देखा, यदि आप टर्म्स ऑफ ट्रेड देखो, किसानों को जो प्राइसेस मिल रही है उसमें दूसरी इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा उनको टर्म्स ऑफ ट्रेड से फायदा हो रहा है। तो यदि हम इन तीनों चीजों को मिला लेंगे तो कई प्रदेशों में हमारा जो टारगेट है डबलिंग फार्मर इनकम का, उसके हम बहुत क्लोज होंगे। जैसे सर कोई कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं सर? कुछ जैसे आंध्रा में, जैसे मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में, पर ये टॉप ग्रोइंग स्टेट्स हैं जहां एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत अच्छी है और वो क्लोज टू इस टारगेट के क्लोज हैं। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बिकवाली देखी गई। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की अगर बात करें तो यहां बिकवाली रही। सेंसेक्स 232 अंक गिरकर 65,398 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 82 अंक गिरकर 19,543 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट रही मेटल, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में। रियलिटी, इंफ्रा, ऑटो शेयर में दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा आज सेक्टर्स का कैसा हाल रहा? देखिए, अगर आज मार्केट की बात करें तो ओवरऑल दबाव के साथ ही बंद हुआ और पूरे हफ्ते बाजार में थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है उसके चलते ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल संकेत कमजोर होने के कारण भारतीय बाजारों पर प्रेशर था। लेकिन आज अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक रिजल्ट्स के पहले लगभग 2% ऊपर बंद होता हुआ नजर पड़ा। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ और टीसीएस जैसे काउंटर्स में शानदार तेजी देखने को मिली। जहां तक कि लूजर्स का सवाल है, आईटीसी रिजल्ट्स के बाद लगभग 0.25% तक गिरता हुआ नजर पड़ा। टाटा स्टील, बीपीसीएल और दीवीज लैब ये दूसरे काउंटर्स है जहां लगभग 2% की डाउनटिक देखने को मिली। अगर हम मिड कैप गेनर्स की बात करें तो बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी यानी बीबीटीसी, ये शेयर लगभग 20% चढ़ा। तो एंजल वन, एमसीएक्स, सुजलॉन एनर्जी जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। लूजिंग एंड पे इंद्रप्रस्थ गैस, जो दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आने के बाद स्टॉक में जबरदस्त डाउनटिक देखने को मिला। इसके अलावा एनएमडीसी स्टील में लगभग 12% का डिक्लाइन। महानगर गैस और सेंचुरी टेक्सटाइल्स कमजोर नतीजों के बाद आपको गिरते हुए नजर पड़े। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और बाजार में क्यों हो रही है गिरावट और क्या बाजार में रिस्क बढ़ रहा है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ खास बातचीत में मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने निवेश और मार्केट की जर्नी में वॉरेन बफेट और उनकी किताबों से बहुत कुछ सीखा है।
सबसे पहले आप उनसे कब प्रभावित हुए थे, वॉरेन बफेट से? 94, मतलब उनके बारे में सुना ही 94 में। हाँ। हमारे मित्र जो संजय भट्टाचार्य, हाँ। उसने बोला कि ये देख उसका एनुअल लेटर पढ़, देयर इज समथिंग अबाउट इट, मतलब थोड़ा डिफरेंट बोलता है करके। सो देन आई रेड द एनुअल लेटर एंड इट लाइक ओपन माय आईज। आई यूज्ड टू थिंक आई एम वेरी स्मार्ट इन स्टॉक मार्केट। बैलेंस शीट में बहुत पढ़ा था और सीए किए थे, थोड़ा बहुत नंबर समझ में आता था, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट बुक नहीं देखे थे उस समय, उसमें था भी नहीं उतने। और ये जब पढ़ा तो समझ में आया कि भाई यू आर गोइंग टू द केजी, यू नो, यू स्टार्ट अगेन एवरीथिंग। तो वो जो शुरुआत हुई और जो हम 1965 से पूरे सब लेटर उसके पढ़े, जेरोक्स करा के, उस समय इंटरनेट हुआ कुछ नहीं था, तो पूरा जेरोक्स करके बंडल बना के पूरा उसको पढ़े। और फिर उसके बाद जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी लिखना चालू की है, और उसके बारे में फिर बहुत सारी बुक्स आई ऐसे धीरे धीरे, और वहां जाना चालू किए, उससे सबसे मतलब समझ बढ़ती गई। एनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनंत सिंघल का ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 5:27 पर। और अब बात करेंगे महुआ मोइत्रा की। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। इस मामले में बीजेपी सांसद ने श्रीकांत दुबे के सनसनीखेज आरोपों के बाद कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने भी महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा दिया है। इस मामले में दर्शन हीरानंदानी अब सरकारी गवाह बन चुके हैं और उनका बकायदा एक एफिडेविट भी इसमें सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये खुलासा किया है कि महुआ मोइत्रा ने अपने संसद की अपनी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है वो उनके साथ शेयर किया था, ताकि वो उनकी तरफ से वहां पर सवाल पोस्ट कर सके। यहां तक कि हीरानंदानी के इस एफिडेविट में इस बात का भी जिक्र है कि महुआ ने इसके बदले उनसे महंगे गिफ्ट लिए हैं। लेकिन इन सब के अलावा महुआ के वकील गोपाल शंकर नारायण ने भी उनका अब साथ छोड़ दिया है। ये एक दूसरी मुसीबत उनके साथ हो गई है। वो आज मानहानि को लेकर जो सुनवाई होने वाली थी उससे पीछे हट गए हैं। इस बीच हीरानंदानी के एफिडेविट के तुरंत बाद महुआ मोइत्रा ने अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठाए हैं। और बीजेपी ने सर पर बंदूक तानकर हीरानंदानी से हलफनामा लिया है, ऐसा महुआ मोइत्रा ने कहा। उन्होंने बकायदा एक्स पर यह लिखा कि ये आरोप व्हाइट पेपर पर लिए गए हैं, ना कि किसी आधिकारिक लेटर हेड पर ये है। नोटरीकृत पत्र में लगाए गए हैं ये पूरे के पूरे आरोप। इसका कंटेंट एक मजाक है। बीजेपी सरकार अडानी मुद्दे पर किसी तरीके से मुझे चुप कराने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। सर पर बंदूक तानकर दर्शन हीरानंदानी से यह हलफनामा लिया गया है। और अब बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस के दूसरी लिस्ट में 88 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कांग्रेस ने दिमनी विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने 3 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार बदल दिए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और आज कांग्रेस की यह दूसरी लिस्ट है। और अब बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग की। इजराइल और हमास की जंग का आज 14वां दिन है। इजराइल लगातार गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इस दौरान इजराइल ने गाजा के 900 साल पुराने चर्च पर हमला किया। इसमें अब तक करीब करीब 8 लोग घायल हुए हैं। वहीं कई शव भी मलबे में अभी फंसे हुए हैं, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। इजराइल में हमास के 3 आतंकी फिलहाल मारे गए। बताया यह जा रहा है कि तीनों आतंकी लेबनान बॉर्डर की तरफ से इजराइल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं इजरायली सेना ने हमास के प्रवक्ता हसन यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उधर गाजा पट्टी में हुई बमबारी में 3700 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 18,000 से ज्यादा लोग इसमें अभी घायल हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से रूस की तुलना की। उन्होंने कहा कि हमास महिलाओं और बच्चों को मार रहा है। साथ ही बाइडेन ने पुतिन और हमास को लोकतंत्र का दुश्मन भी बताया। Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ।
एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली में सभी कमर्शियल गाड़ियों को 2030 तक ईवी में बदलना होगा। ओला उबर को भी अपनी फ्लीट को ईवी में बदलना होगा। केजरीवाल सरकार ने यह सिफारिश एलजी से कर दी है और अभी इस पर एलजी की मंजूरी बाकी है। तो वहीं इस पर ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जी ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें कैलाश गहलोत ने यह भी कहा कि पॉलिसी का मकसद है दिल्ली से प्रदूषण को हटाना। आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के नाते हम ये नहीं कह सकते कि सीएनजी अपना कारोबार बंद कर ले या समेट ले, लेकिन एक इन्वेस्टर होने के नाते जो आदमी लाखों करोड़ रुपए लगा रहा होता वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके, लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहा होता है। हम लोगों ने महज 15 से 20 साल में सीएनजी के बाद हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी की बात कर रहे हैं, तो ये एक निवेशकों के लिए ये सेटबैक ना कहा जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगले 5 साल बाद हम लोग किसी और दूसरे नॉन पॉल्यूटिंग ऑप्शन चले जाएं। तो ये एक पॉलिसी में निरंतरता जो होनी चाहिए उसका डर कितना सही है? देखिए, द एंटायर वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स। तो अगर उस प्रकार से अगर दैट इज कॉल ऑफ दी मतलब वो तो जो प्रोमोटर है और जो बिजनेसमैन है उसको सेंस करना है वेयर दी स्टेट और अ कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स। अगर पूरी दुनिया जो है, आप अगर बाहर की बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करें, नॉर्वे है, स्वीडन है, आई कीप सीइंग सो मेनी ट्वीट्स एंड आर्टिकल्स जिन्होंने पूरा अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नॉन पोल्यूटिंग सोलर उस पर कर दिया है, या टाइडल जो वेव से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। I think even including other countries, they are very aggressively pursuing, and they are मेकिंग बिग सोलर फार्म जहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में मेगावाट्स में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ कॉल ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेसमैन और जो बिजनेस रन कर रहे हैं, कि आई एम श्योर उनके पास भी पूरी टीम है और दे आर डूइंग देयर ओन रिसर्च एंड दे हैव टू सेंस वेयर द फ्यूचर बिलोंग्स टू। तो एज ए मिनिस्टर आई कैन नॉट से कि उनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए या कौन से बिजनेस में उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कहाँ से एग्जिट करना चाहिए, बट आई एम श्योर उनकी जो लीगल टीम्स हैं, जो फाइनेंस टीम्स हैं, दे विल एडवाइज देम अकॉर्डिंगली। और अब बात करेंगे OnePlus की, जिसने अपना पहला फोल्डेबल फोन OnePlus Open लॉन्च कर दिया है। ये फोन एमराल्ड ग्रीन और वाइगर ब्लैक कलर ऑप्शन में मिलेगा। OnePlus की ये इस साल की सबसे बड़ी पेशकश है। क्या खास है इस फोन में, बता रही है हमारी सहयोगी शिबानी घरत। OnePlus का ग्लोबल लॉन्च इवेंट जो इनफैक्ट मुंबई से हुआ, उस इवेंट के दौरान कंपनी ने लॉन्च किया अपना OnePlus Open डिवाइस। हमारे हाथों में इनफैक्ट ये डिवाइस है और आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज आप इस डिवाइस के बारे में नोटिस करेंगे कि कितना लाइट वेट है ये पर्टिकुलर डिवाइस। इसका वजन केवल 239 ग्राम्स का वजन है। इसी के साथ साथ इस लॉन्च इवेंट के दौरान कंपनी ने इसकी कीमत भी डिस्क्लोज की। इट स्टार्ट्स एट 1,39,000 रुपीज। नाउ जो इनफैक्ट राइवल है OnePlus का सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 जो है, उसकी कीमत 1,54,900 रुपीज से शुरू होती है, जो इनफैक्ट कुछ ही महीने पहले सैमसंग ने लॉन्च किया था। दोनों इनफैक्ट बुक फोल्डिंग डिवाइसेस है, तो एक अट्रैक्टिव, मतलब अपने राइवल के मुकाबले एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पर कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। अभी कुछ और चीजें आपको इस डिवाइस के बारे में बताऊं तो ये जो आउटर डिस्प्ले है इस डिवाइस का, वो इनफैक्ट है 6.31 इंच का आउटर डिस्प्ले। सुपर फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले इनफैक्ट यहाँ बाहरी तरफ दिया गया है। इसी के साथ साथ 120 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है और 2800 निट्स पीक ब्राइटनेस है। जो इनर डिस्प्ले है वो 7.82 इंच का इनर डिस्प्ले है। अगेन सेम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 2800 निट्स पीक ब्राइटनेस इसके इनर डिस्प्ले पर आपको मिलेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।